हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इसी रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश के सरवानी। हम लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री क्लास। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कैसे ब्रिटिशर्स ने फ्रांस को हराया। कर्नाटक के 3 युद्ध आपने पढ़े, जिसमें फाइनल हुआ कौन सा, बैटल ऑफ बंडीवास 1760 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। हमने आपको बताया था बैटल ऑफ बंडीवास के युद्ध में हरा दिया। और अब ब्रिटिशर्स फाइनल रूल करने वाले हैं इंडिया में। कोई फॉरेन शक्ति इनको रोकने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी भारत में तो इनके कुछ राजा थे, जैसे मुगल्स हो गए, बंगाल में जो नवाब थे, अवध के नवाब थे, मराठा है, मैसूर है, तो ये सब तो अभी भी बाकी है ना। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कैसे इन्होंने मुगल, बंगाल और अवध, ये तीनों को एक सम्मिलित एक साथ हराया। तीनों लोग एक साथ मिलकर लड़े थे। जानेंगे फिर भी ये कैसे हार गए और ब्रिटिशर्स ने इनको कैसे हराया। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं यहीं से। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात कहना चाहेंगे, जैसा कि अगर आप लोग कोई काम करने कहीं बाहर जाते हैं, देख रहे हैं आप जैसे एक लाइन लगी हुई है और ये लोग एंट्री कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ से ये बंदा है कोई, ये यहाँ से हट जाता है और वापस चला जाता है घर, तो क्या ये अपने मिशन को पा पाएगा? नहीं पा पाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है, चाहे वो आपकी स्टडी हो, आप जैसे यूपीएसआई का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई भी चीज, या कोई आपका एक कोई बिजनेस स्टार्टअप आप कर रहे हैं, अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप लाइन पर आ चुके हैं। और अगर आप तब तक उससे बाहर नहीं हो सकते जब तक आप खुद ही ना बाहर हो जाए। आप अगर उसमें खड़े रहेंगे तो आपका नंबर एक ना एक दिन जरूर आएगा और आप एक ना एक दिन सक्सेस जरूर अचीव करेंगे। तो ये आज मोटिवेशन, इस मोटिवेशन के साथ आज हम आज के लेक्चर शुरू करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप भी इसी तरह अपने मिशन की तरफ लगे रहेंगे और ये जो कोरोना टाइम है इसका एक बहुत ही सार्थक यूज करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव यूज करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो 1756 में बंगाल के जो नवाब थे अली वर्दी खान, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके बेटे गद्दी पर बैठते हैं सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। अच्छा, थोड़ा सा और ऊपर भी आ जाते हैं। अली वर्दी खान से पहले अगर बात की जाए, बंगाल का पहला नवाब कौन था? पहला नवाब बंगाल का, तो वो थे मुर्शीद कुली खान। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था पहली क्लास में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमने बताया था मुगल डिक्लाइन होने लगता है। जब मुगल डिक्लाइन होने लगता है तो उसके बाद बहुत सारे मुगल शासक आते हैं, वो ज्यादा योग्य नहीं होते। तो उसी में एक थे कौन? मोहम्मद शाह। क्या नाम है उनका? मोहम्मद शाह। ये इतने मस्त मौजी थे कि इनको टाइटल भी दिया गया है, क्या? रंगीला। ठीक है, ये भी नाम याद रखिए, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। रंगीला किसको बोला जाता है? मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को। इनको कोई मतलब नहीं था इनके राज्य में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है कि कोई राज्य मतलब बेकार हो रहा है, कोई मतलब नहीं था। तो उसी समय जो ये मुर्शीद कुली खान थे, ये इन्हीं मुगल एम्परर के अंदर गवर्नर थे। कहाँ के? बंगाल के। तो जब ये राजा इतने ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देते थे, तो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने इंडिपेंडेंट नवाब घोषित कर दिया अपने आप को, और ये बन गए पहले नवाब। कहाँ के? बंगाल के। ठीक है, तो ये थी इनकी कहानी, कैसे ये बंगाल के नवाब बने। इसी तरह सिर्फ यही नहीं, और आपको बता दें, अवध के नवाब, उन्होंने भी, जो अवध के जो गवर्नर थे इन्हीं के समय, उन्होंने अवध को आजाद करा दिया, बंगाल से इन्होंने आजाद करा दिया। और ऐसे ही कई राजाओं ने, कई लोगों ने, गवर्नर ने अपनी अपनी जगह को आजाद करा दिया। अब आप समझ सकते हैं कितने मनमौजी थे, कितने रंगीला राजा थे। ठीक है, मतलब इनको कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है इनके राज्य में। तो ये बने कौन? फर्स्ट नवाब ऑफ द बंगाल, मुर्शीद कुली खान। आगे चल के बनते हैं नवाब अली वर्दी खान। 1756 की हम बात कर रहे हैं। तो इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनके बेटे बनते हैं सिराजुद्दौला। 1756 में बैठते हैं गद्दी पर, जून 1756 के करीब ये बैठते हैं। अब जब ये बैठे हैं, भाई इनके लड़के हैं, नया नया खून, इन्होंने देखा कि बहुत सारी कमियां हैं राज्य में। जैसे कि देखा कि ब्रिटिश जो थे ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेदारी। किलेदारी की जा रही है बंगाल पे। और देखा कि मिसयूज हो रहा है दस्तक पासेस का। दस्तक पासेस क्या होते हैं? दस्तक पासेस को आप सिंपल वर्डों में ऐसा समझिए, जैसे अगर आप जैसे गाड़ी से ले जाते हैं तो टोल प्लाजा पड़ता है, वहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। भाई अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं 4 व्हीलर से, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। सेम उसी तरह उस समय एक दस्तक पास लाए गए थे। बिजनेस टैक्स जिनको करना होता था, अगर इनको दस्तक पास मिल जाते थे तो बिजनेस में टैक्स देने से बच जाती थी कंपनी। तो फर्रुखशियार एक मुगल एम्परर थे 1717 के आसपास। कब? 1717 के आसपास फर्रुखशियार एक मुगल एम्परर थे। इन्होंने दस्तक पासेस दे दिए थे अंग्रेजों को, अंग्रेजी कंपनी को, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आपके पास ये पासेस है, आपको टैक्स नहीं पड़ेंगे। लेकिन
ये जो ऑफिसर्स थे इसका मिसयूज कर रहे थे, क्योंकि जो पासेस थे वो किसको दिए गए थे, कंपनी को दिए गए थे, ना कि कंपनी के अधिकारी को। भाई कंपनी के आपको दिए गए कि आपकी कंपनी को दिए गए। अगर आपकी कंपनी को दिए गए हैं तो कंपनी के नाम से जो व्यापार होगा वो केवल टैक्स फ्री होगा, ना कि जो आपके अंदर आपके नाम से हो रहा होगा। तो ये सब उस समय हो रहा था। तो सिराजुद्दौला ने ऐसी चीजें देखी तो इन्होंने मना किया कि नहीं, अब आप ऐसा नहीं करेंगे। तो दो लोग थे, एक फ्रांस और एक ब्रिटिश, दोनों कर रहे थे। जैसे कि 1756 की बात कर रहे हैं तो 1756 में अगर आपको याद हो फ्रांस का युद्ध हमने बढ़ाया, कर्नाटक युद्ध। तो 1756 में कौन सा युद्ध चल रहा था, सेकेंड युद्ध चल रहा था। 1749 से शुरू हुआ था, 1700 लेकर 54 तक हुआ था सेकेंड बैटल, और उसके बाद 1757 से शुरू हुई थी आपकी थर्ड बैटल, और 1763 तक गई थी। ठीक है, तो इस समय फ्रांस भी पावरफुल था, अभी तो पूरी तरह से डोमिनेट हुआ नहीं है। 1763 के बाद से पूरी तरह से फ्रांस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस था, फ्रांस चंदन नगर में था, फ्रांस चंदन नगर में किलेदारी कर रहे थे। ये तो मान गए, कहते ठीक है किलेदारी नहीं करेंगे भाई, नवाब का आदेश है, वो बंगाल के नवाब है भाई, उनका आदेश है, मान जाएंगे। ब्रिटिशर्स थे कलकत्ता में, ये कलकत्ता में कर रहे थे फोर्टिफिकेशन, लेकिन ये नहीं माने, बोले नहीं कि नहीं हम पावरफुल है, हम बंगाल के नवाब को मना लेंगे या उनको हरा देंगे। ये नहीं माने। जब ये नहीं माने तो इन्होंने कर दिया अटैक कलकत्ता में, फोर्ट विलियम में कर दिया अटैक, और वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। ठीक है, मार के भगा दिया। अब जब मार के भगा दिया तो कुछ ना कुछ तो रिवेंज होना था। अब देखते हैं आगे की कहानी क्या होता है। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है मीर जाफर सेनापति, ये है सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर। अब इनकी कहानी सुनिए क्या होता है। जब इन्होंने मार के भगा दिया अंग्रेजों को, तो मद्रास से अगले साल 1757, देखिए 1756 से 1757 एक साल तक सिराजुद्दौला ने बढ़िया राज किया और सबको मार के भगाया सब कुछ। अब 1757 में आते हैं लाल किला। आपको पता है लाल किला सेकंड बैटल लड़े थे, वहां पर पुडुचेरी की टटी हुई थी, फ्रांस का युद्ध जब हम पढ़ रहे थे कर्नाटक युद्ध। वो आते हैं मद्रास से वापस, कहाँ, कलकत्ता, पूरी सेना के साथ, नेवल सेना के साथ और बेहतरीन तैयारी के साथ। और इन्होंने पहले तो षड्यंत्र करके इनके जो सेनापति, हमने आपको भी नाम बताया कौन, मीर जाफर, इनको अपने साथ मिला लिया। और जो कुछ अमीर थे जिनके वजह से इनकी सरकार मतलब राज्य चल रहा था सिराजुद्दौला का, उनको अपने साइड मिला लिया। ठीक, सेनापति को जब आप किसी को मिला लेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या वो लड़ाई करने लायक रह जाएगा, बिल्कुल नहीं। और अब उन्होंने कर दिया युद्ध का ऐलान, किसने, अंग्रेजों ने। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के मैदान पर होता है बैटल ऑफ प्लासी। ये युद्ध ऐसा था जिसमें एक भी बूंद खून की नहीं बही थी। क्यों? क्योंकि जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, वो पहले से मिल चुका था अंग्रेजों की तरफ। जब सिराजुद्दौला ने बोला भाई आक्रमण करो, अटैक करो इन पर, तो उसने कुछ नहीं किया, वो खड़ा रहा, उल्टा 2 कदम पीछे ही हो गया। सिराजुद्दौला समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, और वो वहां से भागने लगा। जैसे ही भागने की कोशिश की तो दूसरे साइड से मीर जाफर जो सेनापति था, उसके लड़के मीरन ने, क्या नाम था, मीरन ने उसको मार डाला, पकड़ लिया और मार डाला, अपनी टीम के साथ वो भी था, और उसको मार डाला। किसको, सिराजुद्दौला नवाब को। इस तरह से बिना युद्ध करे ही सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार जाता है। अब आप यहाँ पर एक बात आपको बता दें, यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ था, क्या बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये एक डिसाइडिंग बैटल थी या एंट्री बैटल थी, एक तरह से कहा जाए अंग्रेजों की भारत में। क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे बहुत ही अच्छे नवाब थे, देखा नहीं हमने, भगा दिया एक साल तक सबको पावरफुल तरीके से। अगर यहाँ पर शायद उनके सेनापति ने धोखा नहीं दिया होता तो वो जीत जाता और अंग्रेजों की हिम्मत ना होती इतने साल राज करने की भारत में। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, यूपीएससी में पूछा गया था, इस पर आप विचार करिएगा। ठीक है, कि अगर यही बैटल पर हम जीत जाते, सिराजुद्दौला जीत जाता, तो क्या अंग्रेज कोशिश करते दोबारा एंट्री करने की? नहीं करते। अच्छा, एक चीज आपको बता दें यहीं पर, और एक चीज, काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की इवेंट जिसको बोला जाता है, ये क्या है? देखिए होता क्या है, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपनी, हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों को हमारे जो नवाब थे, भारत के नवाब थे, मुगल थे, उन्होंने मारा, और जो आगे आगे आप देखेंगे कई हमारे जवान थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने भगाया। हम इस तरह पढ़ते हैं। और जब अंग्रेजों का इतिहास है भाई, वहां भी तो इतिहास होगा, उनकी तो बुक लिखी गई होगी कि उनके गवर्नर ने यहाँ पर आके भारत में अटैक किया और ऐसे ऐसे राज किया, तो उन्होंने भी कुछ लिखा होगा कि उन्होंने प्लासी का युद्ध क्यों किया, उन्होंने षड्यंत्र से फंसाया, ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा है वो एक चीज लिखा है, काल कोठरी की घटना का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने जिक्र ये किया है कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने जो वहां का फोर्ट विलियम था उसमें एक छोटे से कमरे में अंग्रेजों के बहुत सारे सैनिकों को एक कमरे में बंद कर दिया था। न केवल अंग्रेजों के, बल्कि जो अंग्रेजों की तरफ से जो भारतीय भी, बहुत सारे भारतीय भी तो भर्ती थे उनकी सेना में,
उनको एक कमरे में बंद किया जाए। और इनकी गिनती उन्होंने बताई करीब एक छोटे से कमरे में 146 लोग को बंद कर दिया। चारों तरफ से आग लगी हुई थी, पूरे महल पे मारा पीटी हो रही थी, तो ये लोग घुट घुट के बहुत से लोग मर गए। और जब ये लॉर्ड क्लाइव मद्रास से आया, उसने फोर्ट विलियम को दरवाजे को खोला तो देखा कि 146 लोगों में 123 लोग मारे जा चुके, मर गए, घुट घुट के मर गए, एक के ऊपर एक लदे पड़े थे, बिल्कुल मतलब गंदी स्थिति में, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है अपनी बुक में। और करीब इतने लोग मारे गए। और इसको देखते हुए इन्होंने फैसला किया कि ये सिराजुद्दौला पर अटैक करेंगे। ये कुछ कालकोठरी घटना है, कई बार जिक्र आ जाता है कि कालकोठरी घटना क्या है, तो इसको भी हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया कि ये भी उस समय हुआ था, बिल्कुल यही जून 1757 के आसपास। ठीक है, तो ये भी आप माइंड में रखिएगा, अगर कभी इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए या ऐसे भी आप याद रखेंगे, ना आपको समझना है, अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब जब ये हार गया, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गया, और किसकी वजह से, किसने साथ दिया, सेनापति मीर जाफर ने। ऑब्वियसली इसको तो भाई कुछ ना कुछ मिलना था, और मिला भी क्या, सीधा इनको मिला नवाब की गद्दी। मीर जाफर को बनाया जाता है नवाब। 1757 में बनते हैं मीर जाफर बंगाल के नवाब। 1760 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए क्यों, उसका भी जिक्र करेंगे। देखिए, अब जब ये नवाब बन जाते हैं तो इन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में कुछ करना था, अंग्रेजों को कुछ चाहिए था, एक तो उन्होंने हरा दिया, दूसरी बात अब इनको कुछ चाहिए थे पैसे, दीवानी राइट, मेन तो पैसा ही है ना, सबको चाहिए क्या, तो दीवानी राइट, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो मीर जाफर ने दे दिया इनको दीवानी राइट, कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, साथ ही साथ दे दी जमींदारी ऑफ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट। ये इन्होंने एज ए गिफ्ट दे दिया किसको, अंग्रेजों को, क्योंकि उनको नवाब बनाया गया था। क्या क्या दे दिया, दीवानी राइट दे दिए, कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, कि अब आप यहाँ पर फ्री ट्रेड करिए, आप पूरी तरह से फ्री हैं, आराम से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जमींदारी दे दी कहाँ की, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की। नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कर दिया। अब इसी चीज को, इस कॉन्सेप्ट को दादा भाई नौरोजी ने अपनी आगे चलकर अपनी एक बुक में लिखा है कि इस थ्योरी को बोला है इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ। कई बार आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी, तो किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने दी। किस वजह से ये होती ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भाई आपने एक तरह से उनको पूरा आजाद कर दिया, फ्री ट्रेड करो, आप रेवेन्यू कलेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं, जमींदारी दे दी। इसको बोलते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, कि भारत में कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ भारत से जा रहा है बाहर, अंग्रेज भारत से बाहर ले जा रहे हैं। और यहां से हो गया कि इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। अब ये डिसाइड हो गया कि हमने बोला था ना थोड़ी देर पहले, कहीं यही तो पहली लड़ाई नहीं थी कि इसको जीत जाते और यहाँ पर कॉलोनी ही ना बनती अंग्रेज की, तो यहीं से बन गई अंग्रेजों की एक कॉलोनी बन गई, इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, कॉलोनिज्म स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। अंग्रेज लालच उनका बढ़ता जा रहा था, पैसे मिल रहे थे, जैसे कि उनको दीवानी राइट मिला। अब वो जोर मार रहे थे राजा पर, मीर जाफर पर, कि और लाओ, और जो शहर है बंगाल, बिहार, उड़ीसा दे दिया, और डिस्ट्रिक्ट लाओ, जिससे कि वो और ज्यादा कमा सकते हैं। तो इससे वो परेशान हो गया, राजा नवाब जो था मीर जाफर परेशान हो गया। परेशान होकर उसने देखा कि डच जा रहे हैं लड़ाई करने इंग्लैंड से। हमने आपको बताया था पहला लेक्चर, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, और फिर ब्रिटिश आए, तो कुछ ना कुछ तो डच के पास ही पावर थी। तो डच, एक लड़ाई हो रही थी बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा के मैदान में, बैटल ऑफ बेदरा के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड और डच के बीच लड़ाई होने जा रही थी। उसमें क्या किया, मीर जाफर ने साथ दे दिया किसका, डच का। क्यों, क्योंकि सोचा मान लो इंग्लैंड को भगा दिए तो भाई उनके पूरे राज्य आजाद हो जाएंगे, तो बनी बात है। ये इन्होंने किसका साथ दे दिया, डच का साथ दे दिया। जब डच का साथ दे दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इनकी बदकिस्मती कि डच हार गए। और जब डच हार गए तो ऑब्वियसली अब तो ये राजा रहेंगे नहीं, और एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, मीर कासिम इनके दामाद थे, मीर जाफर के दामाद, दामाद समझते हैं आप, ठीक है। मीर कासिम थे मीर जाफर के दामाद, इनको बना दिया नवाब। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला अगर आप हमको नवाब बनाते हैं तो हम आपको और दीवानी राइट देंगे, और जगह आप फ्री ट्रेड कर पाएंगे, रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और इन्होंने किसकी जगह के दीवानी राइट दे दिए, चितगांव, मिदनापुर एंड बुर्दवान। नाम याद रखिएगा, चिटगांव, मिदनापुर और बुर्दवान, 3 जगह के दीवानी राइट दे दिए किसको, अंग्रेजों को। उन्होंने किसके दिए थे, मीर जाफर ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। मीर कासिम ने कौन कौन से दिए, चितगांव, मिदनापुर एंड बुर्दवान। ये सब आप नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ध्यान से देखिएगा। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आज के लेक्चर से मान लीजिए कम से कम नहीं तो 20 से 30 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में आपके, तो बहुत एक एक नोट्स को पॉइंट बाय पॉइंट बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने दीवानी राइट दे दिए, लेकिन अब राजा भी बन गया। 1760 में कौन बन गया राजा, मीर कासिम बन गया, मीर जाफर को हटा दिया गया गद्दी से।
लेकिन 3 जगह की दे दी, फिर इनका भी लालच और बढ़ता गया, अंग्रेजों का लालच और मांगने लगे पैसे और मांगने लगे। तो मीर कासिम को भी प्रॉब्लम होने लगी, ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम होनी थी। तो इन्होंने कर दिया अपोज 1763 में। 3 साल बाद ये भी हार मान गए यार बहुत दे दिया, हम राज्य कैसे चलाएंगे। तो ये भी हार मान गया और इन्होंने 1763 में अपोज कर दिया कि नहीं अब हम और पैसा नहीं देंगे। और एक चीज और, ये बैकअप प्लान से तैयार थे, सिर्फ उनकी जैसे नहीं मीर जाफर की जैसे, ये बैकअप प्लान इनके पास था। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी। पहले इनकी कैपिटल कहाँ हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद। और इन्होंने पहले से बैकअप प्लान रखा था कि जब अंग्रेज परेशान करेंगे तो हम यहाँ से भाग जाएंगे कहाँ, मुंगेर। पहले से दिमाग लगाए हुए थे, तो इन्होंने मुंगेर भाग गए। लेकिन बच के भाग के जाओगे कहाँ, ठीक है। तो ये पहुंच गया मुंगेर भी जब ब्रिटिश, तो फिर उनको वहां से भी भागना पड़ गया। और सीधा इन्होंने इनको पूरी तरह से यूं कहे कि इनको कलकत्ता छोड़ना पड़ गया, बंगाल छोड़ना पड़ गया। और भाग के कहाँ पहुंच गए, अवध पहुंच गए। अवध में राजा थे सुजाउद्दौला। देखिए सिराजुद्दौला को कंफ्यूज मत करिएगा, सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब। अवध के कौन है, सुजाउद्दौला। सेम सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला, ठीक है। तो अवध के नवाब के पास भाग के पहुंच गए। और अब होगी आगे एक कहानी जिसको हम अगले लेक्चर में जिक्र करेंगे, क्योंकि इसी कहानी में आपने देखा कि बहुत कुछ हमने पढ़ा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें हम देखेंगे कि अवध के नवाब और ये जो भाग के गए हैं मीर कासिम बंगाल के, और साथ ही साथ मुगल शाह आलम फर्स्ट, ये तीनों लोग मिलकर लड़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर करेंगे। इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। वैसे तो हमने सोचा था कि आज ही के लेक्चर में दोनों समाप्त हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, बैटल ऑफ बक्सर का एक अलग से बनाएंगे क्लास, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए आज हमने देख लिया कहाँ फ्रांस को इन्होंने हरा दिया, और बंगाल में सिराजुद्दौला के आगे सिराजुद्दौला को हराया, उसके बाद मीर जाफर आते हैं, मीर जाफर को हराया और मीर कासिम को हराया, ये सबको हरा दिया। अब ये पहुंच गए कहाँ, अवध के पास। और हम अगले ही लेक्चर में जानेंगे अवध में सुजाउद्दौला, मीर जाफर और मुगल तीनों लोग मिलकर कैसे ब्रिटिश से लड़ते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगला लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, बिल्कुल वीडियो मिस मत करिए। कोरोना चल रहा है, भले ही निगेटिव टाइम है, थोड़ा सा डिप्रेस है, खाली टाइम है, इसमें आप इसको पूरा पॉजिटिव यूज करिए और आप इसमें कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करिए। और मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप सीख गए तो एक तरह से ये कह सकते हैं आप बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री कोरोना टाइम में सीख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी क्वेश्चन नोट के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।